आज हम लोग माध्यम का ध्वनिक प्रतिबाधा या ध्वनिकी प्रतिबाधा अकॉस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ मीडियम पे बात करते हैं। इम्पिडेंस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध में क्या करते हैं आप लोग, धारा के प्रवाह में अवरोध होता है। तो जब किसी माध्यम में ध्वनि गमन करती है तो वह माध्यम ध्वनि की शक्ति का अवशोषण करता है तथा यह दाब में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे ध्वनिकी प्रतिबाधा कहते हैं। मतलब क्या, ये आपके साउंड वेव को ट्रेवल करने में अपोज करता है या प्रेशर के चेंजेस को अपोज करता है। जब साउंड फ्लो करता है किसी मीडियम में तो आपको पता है रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के वे में आगे बढ़ता है ना। संपीडन और विरलन होता है, यानी दाबांतर उत्पन्न होता है, उसका विरोध करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्रतिरोध पढ़ा है धारा के प्रवाह के लिए, उसी चीज के बारे में है माध्यम का ध्वनिक प्रतिबाधा। ठीक है, जब किसी माध्यम से ध्वनि गमन करती है तो वह माध्यम ध्वनि की शक्ति का अवशोषण करता है तथा यह दाब परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे ध्वनि की प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध होता है। ठीक है, आगे गए तो जैसे ओम के नियम से हम सबको पता है कि R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, और V बाई आई अगर है R की वैल्यू यहां, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर dq बाई टी। इसके हिसाब से अगर मैं ध्वनिकी प्रतिबाधा को Z से दिखाऊं, Z लिखूं, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, P, B की जगह लिख दिया P, और यहां dy बाई टी टी, कण का वेग, ये दाब है, ये प्रेशर है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है। अब अगर हम लोग वेव के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात करें तो ये कितना होता है आप सबको पता होगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब dy बाई डी टी निकालना है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और यहां ओमेगा टी है इसलिए ओमेगा, तो क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या इक्वेशन बना आपका, आपका इक्वेशन हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि हम सब जानते हैं कि अगर दाबांतर निकालेंगे तो दाबांतर कैसे निकलेगा, माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ई का मतलब क्या है, ये ई कहने का मतलब क्या है, ये आपका प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और डी वाई बाई डी एक्स किसको बोल रहे हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स ये स्ट्रेन है, विकृति है, ये आपका दाबांतर यानी कि प्रतिबल हो गया, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, और ये किसको बोलेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारी यहां, विकृति है। क्लियर है। अब आपके पास क्या निकल के आया, अब आपके पास टारगेट हो गया है ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो इस समीकरण को x के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन करेंगे आप तो आपको मिलेगा a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है dy बाई डी एक्स, तो इस मान को यहां रख दीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए, e के a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। आगे गए तो आपके पास क्या मिलेगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये z का रिलेशन, z में क्या रख देंगे, p की वैल्यू रख दीजिए, p की वैल्यू कितना, e के a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। और dy बाई डी टी कितना निकाले हैं आप, a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, a और a कैंसिल हो गया, क्या बचा, e के बाई ओमेगा, a और a कैंसिल हुआ ना, तो e के बाई ओमेगा आ गया आपके पास। अब k, इसको क्या बोलते हैं, संचरण नियतांक, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई लैम्डा, e इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, आगे क्या आएगा, e बाई लैम्डा न्यू, ये वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल को तरंग का वेग कहते हैं। और ये e क्या है, मीडियम का मॉडुलस
ऑफ इलास्टिसिटी है, माध्यम की प्रत्यास्थता है, ठीक है, माध्यम की प्रत्यास्था है ये, और ये क्या है, v, ये तरंग है, तरंग का वेग, ये देखिए ये न्यू है, ये आवृत्ति के लिए है, और ये तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल तरंग वेग के बराबर होता है, ये आ गया, क्लियर है बात। अब इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग चल रहा होता है या ध्वनि तरंग चलता है, उसके लिए आपने समीकरण निकाला है v इज इक्वल टू ई बाई रो, ई की वैल्यू अगर निकालें आप तो यहां से ई कितना आएगा, ये देखिए ई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वी स्क्वायर ई बाई रो, तो वी स्क्वायर रो इज इक्वल टू ई। अब ई की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो वहां रखेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया आपके पास, z इक्वल टू वी स्क्वायर रो बाई वी, तो ये v और ये v कैंसिल हुआ, दोनों ही वेव की वेलोसिटी है, दोनों ही वेव की चाल को दिखा रहे हैं, इसलिए यहां कितना आ गया, v इंटू रो, z की वैल्यू, क्लियर है। इसका मतलब z का अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं, मात्रक पूछूं, तो क्या बोलेंगे आप, केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होगा। ध्यान ये भी रखिए, जो आपका एयर है, वायु है, उसकी ध्वनिकी प्रतिबाधा 427 kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है, इसका मतलब z का यूनिट kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होगा, ठीक है।